नमस्कार दर्शकों, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से जहां पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए पहले 4 चरणों में लॉकडाउन घोषित किया और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इसके चलते जो आत्मनिर्भर भारत का उनका सपना है, जो विज़न है, उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए जो एक उन्होंने वैश्विक महामारी के चलते हुए जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की, और वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जो घोषणा की, उसी के चलते हुए ताकि सभी वर्ग के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो क्या है ये आर्थिक पैकेज और कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए किस तरह से हम अपने आप को एक आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकते हैं, इसी विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कुछ खास मेहमानों को जो शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक विषयों पर अपनी बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आइए सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूं। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आचार्य श्री पवन वत्स जी को, और उनके साथ साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री कैलाश चंद्र जी, और इसी के साथ हमारे तीसरे मेहमान हैं श्री सुनील दत्त जी। तो आप सभी आदरणीय शिक्षाविदों का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले पवन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कोरोना वायरस की जो महामारी है, जो एक वैश्विक महामारी है, उसके चलते हुए जो 3 उन्होंने एक सेफगार्ड बताए हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीनेशन अभी तक इजाद नहीं हुई है, हालांकि काफ़ी प्रोसेस में चल रहा है, वो काफ़ी वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो ये 3 चीज़ें हैं आज के दिन, उसका सही से पालन हो रहा है और लोग उसके लिए जागरूक हुए हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न किया है लोकेश जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान किया हमारी जनता से कि इस कोरोना जो महामारी, वैश्विक जो महामारी है, इससे बचने का ही एक उपाय है, हम बचाव भी रख सकते हैं, इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। उसमें सबसे पहले हम जब अपने घर से बाहर निकलें तो हम मास्क का प्रयोग करके निकलें, मास्क लगा करके ही निकलें, क्योंकि अब तो ये भी साबित स्पष्ट हो गया है कि ये हवा में भी ये वायरस घूम रहा है। तो उससे बचने के लिए दूसरी बात, हमने अपना एक सामाजिक दूरी कायम रखनी ज़रूरी है। हाँ, 2 मीटर कम से कम 2 गज की दूरी हमने बना के रखनी है जी। और जब हम घर में अंदर आते हैं तो हम घर में प्रवेश करने से पहले हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छी तरह से साबुन से धोना है जी। और उसके बाद ही हमने अपने नाक, आँख, कान आदि अंगों को छूना है जी। और मास्क का प्रयोग उत्तम तरीके से करना है। उस मास्क को जब हम बाहर से आए हैं तो उस मास्क को जैसे हमने ये लगाया हुआ है तो यहाँ से इस तरह से उतार करके और इसको धो लेना है। अगर आपका कपड़े से बना हुआ है तो उसको धो लें। अगर आपने वैसे खरीदा बाजार का है तो उसको आप ऐसी जगह पर उसको डाल दें, इसको नष्ट कर दें, हाँ, उसको दूर करें। इस तरह से हम इस महामारी से हम बच सकते हैं। और दूसरा, हम समय समय पर जैसे कि काढ़ा, तुलसी है, तुलसी का पत्ता, और साथ में उसमें गरम जैसे गलोए बेल है वो भी डाल सकते हैं, या काली मिर्च है, लौंग, इलायची, उसका काढ़ा हम समय समय पर गर्म पानी, चाय के रूप में भी ले सकते हैं, गर्म पानी भी पी सकते हैं। ये हमने इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, उससे ही हमारा इससे बचाव रह सकता है। तो कैलाश जी, जैसा कि पवन जी ने बताया कि अभी तो बचाव में ही आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, तो इन चीज़ों की मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक लोगों को आदत पड़ चुकी है कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन करें अपने हाथों को, ठीक है, और साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग उसका ख्याल रखें। लेकिन इसके चलते हुए जो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है या जो एक ऐसा तबका है जो हैंड टू माउथ है, जिसे हर रोज़ कमाना है, हर रोज़ खाना है, ठीक है, अपने पूरे परिवार का भी पेट पालना है, लेकिन उस दौरान जो उनको दिक्कतें हुई, तो काफ़ी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं, जो एक सामाजिक संस्थाएं हैं, जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर खुद ये इनिशिएटिव लिया कि हम उन लोगों के लिए एक इंसानियत के तौर पर आगे आएँ, उनको चाहे वो गीला भोजन है या सूखा भोजन है, ताकि वो अपना एटलीस्ट पेट भर सकें।
तो उसके बारे में ऐसी कोई संस्थाएं या ऐसा कोई कार्य जो आपकी नज़रों में हो, उसके ऊपर आप हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताना चाहें। हमारे देश में जो संस्थाएं हैं हमेशा से सक्रिय रही हैं जी। जब भी संकट देश पर आया है, चाहे बाढ़ आई है, चाहे तूफान आया है या ये महामारी है, इस संकट की घड़ी में सभी संस्थाओं ने जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सूखा भोजन भी दिया। थैले बना करके उसमें आटा है, दाल है, चीनी है, तेल है, घी है, ये सब पहुंचाया गया। घर घर जा करके टोलियां बना करके सप्लाई किया गया। और कुछ संस्थाओं ने कुछ निश्चित स्थानों के ऊपर फ्री भोजन बना करके भी दिया। ऐसी भी संस्थाएं हैं और लोगों ने खूब दिल खोल करके दान दिया। देश के लोगों ने हमेशा एकता का प्रदर्शन किया है और काफ़ी लोगों ने जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में भी दान दिया है ताकि इस महामारी में जो खर्चा आता है उसमें सरकार को लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके साथ साथ जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने भाग लिया है। सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा काम किया है। उन्होंने नवंबर तक जो है गरीबों को निःशुल्क राशन देने का जो है घोषणा की है। ये सरकार की तरफ से किया गया प्रयास बड़ा सराहनीय है और जो दोनों मिलकर के संस्थाएं और सरकार मिलकर के बहुत अच्छा काम इस दिशा में देश में किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। और आगे भी ये संस्थाएं करती रहेंगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है संस्थाओं के द्वारा से। बिल्कुल ठीक बात है। और सुनील दत्त जी, जैसे कि कैलाश जी ने भी बताया कि एक ये मिला जुला प्रयास है, क्योंकि इस वक्त में सरकार और एक आम नागरिक अगर सभी मिलजुल कर इस महामारी से अगर लड़ते हैं, दृढ़ता के साथ लड़ते हैं, तभी जाकर हम उसके ऊपर पार पा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब मजदूरों का पलायन हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जब काफ़ी दिनों तक ये लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि वो अपने परिवार से दूर हैं, तो अगर वो अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बों में अगर वापस चले जाएं। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा जो मुद्दा उठा कि वहाँ पर रोज़गार के अवसर कम हैं। अगर रोज़गार के अवसर वहाँ उपलब्ध होते तो शायद उन्हें महानगरों में ना आना पड़ता। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दूरगामी जो एक विज़न है उसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें निम्न वर्ग से लेकर के जो भी हमारा निचला तबका है, मजदूर तबका है, वहाँ से लेकर के जो लघु और मध्यम वर्गीय जो सेक्टर्स हैं, एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं, उन्हें लेकर के, ताकि उन्हें कम दरों पर या सब्सिडाइज जो उन्हें लोन प्राप्त हो, तो उसके बारे में उन्होंने जागरूक किया लोगों को। और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जो उनका सपना है, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ा सकता है? लोकेश जी, बहुत बढ़िया आपने पूछा है। आत्मनिर्भर भारत, मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि अपने देश से जिस तरह से प्यार करते हैं उसको और ज़्यादा करें और अपने देश में ही बनी हुई चीज़ों का, स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ आपके सामने जापान का। जी। जापान के लोग उस देश में, जैसा कि WTO की संधि के अनुसार सभी देशों में आउटलेट बने हुए हैं दूसरे देशों के, और सरकारों ने WTO पे हस्ताक्षर कर रखे हैं। ये सरकारों की बाध्यता रहती है कि वो रोक नहीं सकते किसी दूसरे देश की कंपनी को। लेकिन जापान के लोग इतने देशभक्त हैं कि उनके देश में दूसरे देशों के आउटलेट बने हुए हैं, लेकिन वो अपने देश की ही चीज़ें खरीदते हैं, अपने देश का ही इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बात, इसका उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार जापान में संतरे की फसल खराब हो गई और अमेरिका ने सोचा कि हम कैलिफोर्निया में संतरा होता है, बहुत बढ़िया संतरा हम जापान में भेजेंगे, और कैलिफोर्निया से कई लाख टन संतरा अमेरिका ने वहाँ भेजा। लेकिन वो संतरा सड़ गया, खराब होके चला गया। लेकिन अब जापान के लोगों ने कहा कि हम अपने देश का खट्टा, अपने देश का छोटा, अपने देश का जो चाहे निम्न गुणवत्ता वाला है वो भी यूज करेंगे, लेकिन दूसरे देश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा आह्वान किया है और कि आत्मनिर्भर बनना। यदि हम देशवासियों से अपील करूंगा, यदि हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो दूसरे देशों से सामान खरीदते रहेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतर जाएगी। बिल्कुल हमें दूसरे देशों से की कंपनियां हमें गुलाम बना लेगी, जैसा कि उदाहरण संसार के देशों का मिल रहा है। इस प्रकार से मेरी अपील है कि अपने देश के में निर्मित चीज़ों को बढ़ावा दें, आत्मनिर्भर भारत बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे अपील कर रहे हैं उनका साथ दें, और उसी प्रकार से अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। देश के युवा, इस देश के युवाओं में प्रतिभा की और शिक्षा की कोई कमी नहीं है। जो बहुत ज़्यादा
प्रतिभावान हैं और दूसरे देशों में हमारे देश के युवा जाकर के काम करते हैं, तो मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो अपने कर्तव्य को समझते हुए और अपनी मिट्टी के कर्ज को समझते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में हर तरह से सहयोग करें, जिससे ये देश दोबारा आत्मनिर्भर बन के और दूसरे देशों की गुलामी से बचे। बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया सुनील जी, और आपकी ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए पवन जी आपके पास दोबारा आना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा कि अब ना प्रतिभा की कमी है ना अवसर की कमी है, वो जैसे कहते हैं कि अब दस्तूर भी है, मौका भी है, तो आपको लगता है कि कुछ कदम इसमें देश ने बढ़ाने शुरू कर दिए हैं आत्मनिर्भरता की ओर, और ऐसे अगर कुछ उदाहरण हो तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइएगा। जी जी, जैसे सुनील दत्त जी ने अभी हमें बताया कि हमारे देश के जो युवा हैं वो युवा जब इस तरह से जागृत हो जाएंगे कि अपने कर्तव्य को समझेंगे जी, अपनी प्रतिभा को अपने देश के लिए प्रयोग करेंगे, इस तो तभी अपना देश आत्मनिर्भर बनने में और सक्षम होगा। बिल्कुल। जैसे हमारा देश में पहले परंपरा थी गुरुकुल पद्धति की, वहाँ क्या था कि विद्यार्थी जाते गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में समाज से पोषण पाते थे और राजा से जो है संरक्षण पाते थे, तो उनकी भावना रहती थी, समाज के प्रति वो अपना दायित्व समझते थे, राष्ट्र के प्रति वो अपनी वफादारी निभाते थे, समर्पण भाव रखते थे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, चाहे हमारी आवश्यकताओं को हमें कम करना पड़े, मगर अपने देश के प्रति जो हमारा पहला कर्तव्य है, राष्ट्र देवो भव, हमने राष्ट्र के प्रति देवता मान करके राष्ट्र को और उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। और जब हम ये भावना रखेंगे तभी जा कर के हमारा देश भी एक उच्च श्रेणी में जाएगा और एक विकसित देश की श्रेणी में ऊपर आएगा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि हम अपने देश को एक उच्चतम शिखर पर लेकर के जाएं। क्योंकि खास बात ये है कि वो अकेले आगे नहीं बढ़ते, वो सभी को साथ लेकर के चलते हैं। उन्होंने सभी का आह्वान किया है। अब हमारे देश में की वस्तुओं के लिए उन्होंने, आप देखेंगे कि जब ये महामारी प्रारंभ हुई थी, तो जो इस कोरोना महामारी के जो योद्धा थे, जो इसमें सहयोग कर रहे थे, इससे निपट रहे थे, उनको सम्मान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर दीपक जलाने के लिए उन्होंने निवेदन किया। तो उससे क्या हुआ, मिट्टी के दीपक जलाए लोगों ने, तेल अपने देश का, मिट्टी अपने देश के जो यहीं के जो मजदूर थे, यहाँ के कारीगर थे, उनको निर्मित था, तो अपने देश को बढ़ावा मिला, अपने देश के रोजगार बढ़ा। और इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी ही जो है मास्क तैयार क्यों न करवाएं। जैसे समाज सेवी संस्थाओं का भी आप चर्चा कर रहे थे, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनमें आप सेवा भारती, शिक्षा भारती और वनवासी आश्रम कल्याण मंच, मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, ये सभी के सभी, भारत विकास परिषद, सभी ने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको काम दिया कि आप सैनिटाइज़र इस तरह से बना सकते हैं। वो उनसे बनवाए, उनको उसके बदले जो भी उनका पारिश्रमिक था वो दिया। सैनिटाइज़र है, मास्क है, या अपने देश में आप देखो किट भी बनने लगी जी। और इस तरह से और भी रोजगार हमारे देश के हम बढ़ा सकते हैं। जो आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इतना बड़ा पैकेज दिया है, तो ये इसीलिए तो है, सभी में आवंटित किया गया, हर क्षेत्र में, निम्न वर्ग से लेकर के और मध्यम वर्ग के लोगों को ये अवसर दिया है कि आप अपनी प्रतिभा को जिस तरह से भी आप विकसित कर सकते हैं, देश के विकास में, राष्ट्र को उन्नत करने में आप अपना सहयोग किस तरह से दे सकते हैं, आप दें। अवसर दिया है सभी को, युवाओं को दिया है, तो वो युवा इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल ठीक कहा पवन जी आपने। और कैलाश जी, जैसे कि देखा जाता है कि जब एक ऐसा हमारा परिवारों में एक ऐसी सोच रही है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता है कि हाँ, पढ़ लिख जाएगा तो एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो अवसर आ गया है कि जब हम खुद रोज़गार उत्पन्न करें, हम खुद उस एंटरप्रेन्योर के रूप में काम करें कि हम खुद रोज़गार को पैदा करके और लोगों को हम उसमें रोज़गार दें। और इसी कड़ी में मेरे ख्याल में, जैसे वत्स जी ने बताया कि जो पीपीई किट हैं, जो अभी तक कोई ना ऐसी महामारी थी ना कभी उसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो उसका उत्पादन नहीं होता था, और आज काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पीपीई किट का उत्पादन कर रही हैं।
और उसके साथ साथ मास्क है, सैनिटाइज़र हैं, वो चीज़ें भी अब बनने लगी हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और साथ में जो एप्लीकेशंस जो अभी बैन हुई हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया में जो लोग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस को वहाँ पर उसके स्थान पर जगह दी है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है आपको कि प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ कमी है अपने अंदर एक जोश दिखाने की। अब प्रधानमंत्री जी ने एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको एक राह दिखा दी है, पैकेज दे दिया है, अब उसके ऊपर काम करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। लोकेश जी, पहले भी देश में कमी नहीं थी प्रतिभा की, आज भी नहीं है जी, बल्कि हमारे युवा दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं, बिल्कुल, ऐप बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, विदेशी कंपनियों के लिए करते हैं जी। इसलिए जो सरकार ने अब ये पैकेज दिया है, इससे हमारे देश के जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, वो इस काम को शुरू करेंगे तो हमारे युवा अपने देश के लिए ये सब काम करना शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दूसरी बात ये, मेरा ये मानना है कि सरकार को विद्यालय स्तर से ही इस प्रकार के प्रशिक्षण देने चाहिए। जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो हम विदेश से मंगवाते हैं बाहर से, वो हमारे देश में बनने शुरू हो जाएं और कम लागत पर बने। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार जो है विद्यालय स्तर पर +1 +2 से शुरू कर करके प्रशिक्षण जो है आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी बना सकते हैं। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में ये आमंत्रण कर दिए जाएं, ये जो प्रोजेक्ट है ये फलां स्कूल बनाएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये फलां यूनिवर्सिटी बनाएगी, ये जो प्रोडक्ट है फलां कॉलेज बनाएगा। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे देश में बहुत सारे उपकरण जो हैं विदेशों से आयात किए जाते हैं। उससे हमारे नुकसान भी होता है, महंगे भी पड़ते हैं और रोजगार की भी हमारे यहाँ दिक्कत आती है। तो इसलिए जो अच्छा सरकार ने प्रयास किया है, निश्चित रूप से भविष्य में अच्छे प्रयास, अच्छे परिणाम निकलेंगे। हमारा देश डेफिनेटली दुनिया में सिरमौर होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी प्रकार के प्रयास जो है नीचे ग्राउंड लेवल पर किए जाने चाहिए। दूसरा मैं चाहूँगा जो लोग, जो युवा लोन लेते हैं वो सदुपयोग करें उसका। ये दिक्कत कई बार आती है कि लोन व्यक्ति किसी काम से ले लेता है, फिर उसको उसमें खर्च नहीं करता है। इसलिए ईमानदारी से, देशभक्ति की भावना से, समर्पण की भावना से, देश की मिट्टी के लिए काम कर रहा हूँ, इस भावना से लोन ले काम किया जाएगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश जो है फिर से इस दिशा में बहुत सिरमौर होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर युवा या कोई भी उद्योगपति हैं, चाहे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, आप किसान हैं, आप छोटे तबके से, आप एक बहुत छोटी आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो उसी चीज़ पर पूरी देशभक्ति के साथ, पूरे एक विज़न के साथ आप उस पर खर्च करें, ताकि वो कहीं ना कहीं लोन भी आप ही का पैसा है, आपके देश का पैसा है, वो सही चीज़ों के इस्तेमाल में काम में आए। तो सुनील जी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया कि वोकल फॉर लोकल, तो बात वही आती है कि जो स्वदेशी हैं उसको आप अपनाएं, जो भारत में निर्मित चीज़ें हैं, मेक इन इंडिया जो है उसी को कहीं ना कहीं दोबारा से एक नई स्फूर्ति के साथ जागृत करने का उन्होंने एक मैसेज दिया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में कि इसके लिए आत्मनिर्भरता का उन्होंने अब पैकेज भी दे दिया, आवंटित करने के लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने उसके बारे में बड़ी तफसील से जानकारी दी है कि किन किन लोगों को किस किस तरह से हम उनको फ़ायदा पहुंचाने की चरण में है। आपका क्या मानना है कि कितनी उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो 3-4 लॉकडाउन के दौरान जो काफ़ी पीछे चली गई थी, उसको कितना ऑक्सीजन मिलेगा? लोकेश जी, आत्मनिर्भरता के मंत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये वैश्विक बीमारी है जी। इस विषाणु से पूरा संसार प्रभावित है और बहुत संसार के विकसित देशों से लेकर के विकासशील देशों तक सभी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। और बहुत सारी ऐसे उद्योग और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका काम बिल्कुल बंद रहा है और अभी तक बंद है। उस पर असर तो आएगा, लेकिन जो आत्मनिर्भरता का मंत्र यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी को दिया है, वो एक बहुत बड़ी एक ऊर्जा का काम करेगा। और हम सब ये मिलकर के ये प्रयास करें, जैसे एक आह्वान पर लोग जैसे दूसरे देशों के ऐप यूज करते थे और सरकार के बंद करने के बाद उनके विकल्प आ गए हैं, इसी प्रकार से हमारे देश में पहले बहुत छोटे छोटे उद्योग होते थे। लोकेश जी, आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग कम होकर के अपने देश में ट्रेडिंग ज़्यादा हो गया। ट्रेडिंग होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे देश की इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो गई, हमारे देश के लोगों का रोजगार छिन गया, दूसरे देशों से सस्ता और घटिया सामान हमारे देश में आने लगा। और मैं अपने देशवासियों से भी अपील करूंगा कि देशवासी, कई बार बहुत सारे हमारे देशवासी जो शिक्षा से वंचित हैं या
ध्यान नहीं करते हैं, या मजदूर वर्ग से या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बगैर देखे बाजार से सामान उठा लेते हैं, तो वो ये नहीं देख पाते कि ये किस देश का सामान है। इस पे तो मैं उनसे आह्वान करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप अपने देश का सामान ही देख करके, अच्छी तरह परख करके, अपने देश का चाहे महंगा है, अपने देश का चाहे गुणवत्ता में कम है, और अपने देश का चाहे जैसा भी है, उस मंत्र को अपनाते हुए और अपने देश के सामान को इस्तेमाल कीजिए, अपने देश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। और युवाओं से, जो आप देख सकते हैं कि भारतीय नौजवान हर देश में, विकसित देशों से लेकर विकासशील देशों में लाखों की संख्या में, चाहे आप जापान ले लीजिए, चाहे यूएसए ले लीजिए, हर देश में हमारे, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, हमारे देश के युवा काम करते हैं। और वहाँ ये नहीं है कि सभी लोग टैक्सी चलाते हैं, वो ऐसे युवा भी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए सुंदर पिचाई जी का, आप उदाहरण ले लीजिए इंदिरा नूई का। किस प्रकार के ऐसे भारतीय हैं जो बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े यशस्वी हैं, बड़े जो बहुत ही निपुण और इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने, आप देखेंगे कि विदेशों में अगर बात करें तो मैं कई बार सुनने को मैं आता था, सुनते थे हम ये बात कि जो राष्ट्रपति बराक ओबामा जी राष्ट्रपति थे, तो उनके जो स्वास्थ्य के जांच करने के लिए उसमें 44 डॉक्टरों की टीम थी, जिसमें 28 भारतीय मूल के थे। बताइए, ये इतने बड़े बड़े पदों पर जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं दूसरे देशों में, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी माटी के कर्ज के लिए जरूर अपने देश के प्रति ध्यान दें, और अकेला ये न देखें कि हम दूसरे देश में जाकर के अच्छा पैसा कमा लें। अपनी माटी के प्रति जो कर्तव्य और फर्ज बनता है उसको अपनाने के लिए देश को आगे बढ़ाएं। और हमारा देश किसी चीज़ में कम नहीं है, हमारा देश सोने की चिड़िया था, इसमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं है, इसमें किसी प्रकार की वीरता की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है। बस एक आवश्यकता है, तो एक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि मैं अपने देश के लिए जीऊंगा, मैं अपने देश का उत्थान करने में दिन रात एक करूंगा। मेरा कर्तव्य बनता है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने माटी के लिए, कि मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। ऐसा सोचते हुए सभी युवा जो बहुत प्रतिभावान हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर दूसरे देशों में बैठे हैं, उनसे भी मेरा आह्वान है कि वो अपने देश को आगे लाने में पूरा प्रयास करें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं। और दोबारा से फिर, और सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि जितना आप दूसरे देशों के लोगों का, दूसरी कंपनियों का सामान खरीदते हैं, उससे आपका भारत कमजोर होता है। इसलिए आप ये मंत्र बना लें कि हम अपने ही देश में निर्मित सामान, अपने ही देश का सामान, चाहे वो जैसी भी स्थिति का, हम उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरे देश का सामान नहीं खरीदेंगे। ऐसा सभी प्रण लें, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को पूरा बल मिलेगा। जी, बहुत ही तफसील से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने समझाया है हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि किस तरह से हम, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है और जो उनकी दूरदृष्टि है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने भारत को, अपने देश को हम और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें हर स्तर पर पूरी देशभक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। और हमें नहीं लगता कि उसके बाद किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत रहेगी कि हम खुद, हमारा देश इतना बड़ा एक बाज़ार है कि जिसके लिए लोग तरसते हैं। 130 करोड़ की आबादी जिस देश में हो, वहाँ पर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाएं और उसकी खपत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बल्कि दूसरे देश में रोकते हुए लोकेश जी की, जब कोरोना की महामारी आई, कोविड-19 आया, तो हमारे देश में मास्क नहीं बनते थे जी। हमारे देश में पीपीई किट नहीं बनती थी, और जैसे ही आवश्यकता पड़ी तो महिलाओं ने ये तो मास्क बना करके मुफ्त में करके, ऐसे समाज सेवी संस्थाओं ने, जैसे सेवा भारती है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, जैसे भारत विकास परिषद, रक्तदान शिविर लगाए हैं जी। कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए रक्त उपलब्ध करवाया है। ऐसी प्रेरणा लेकर के इस प्रकार का, तो हमारे देश में ये चीजें बनती नहीं थी। अब आज हम बहुत अच्छी स्थिति में है कि प्रारंभ में लैब भी नहीं थी, बहुत इतनी ज्यादा टेस्टिंग नहीं थी। आज छोटे छोटे शहरों में भी आज आपको दहाई के अंक में, 20 में, 15 में, 14 में इस प्रकार की लैब, अपने हिसार में देखें तो यहाँ भी 14 लैब टेस्टिंग है, कम से कम बना रखी है। तो ये सब मतलब ऐसा आह्वान है मेरा कि अवसर की तलाश है ये। इस बुरे अवसर में भी, इस बुरी परिस्थितियों में भी युवाओं को अवसर तलाशना चाहिए, और बुरी परिस्थितियों में भी अवसर तलाश करके और उसकी ओर अपने आप को मोड़ दें। बिल्कुल, योग प्राणायाम बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि इससे बचने के लिए इम्यूनिटी अपने को मजबूत बनाया जाए जी। इसके लिए भारतवर्ष में योग और प्राणायाम की जो पद्धति रही है वो बहुत कारगर है। इसका व्यक्ति का शरीर मजबूत होगा। जो व्यक्ति लगातार हर रोज प्राणायाम करेगा, आसन करेगा, व्यायाम करेगा, उसका डेफिनेटली जो इम्यूनिटी है
वो बढ़ेगी और उसका अटैक नहीं होगा। भले ही घूम रहा हो वातावरण में वायरस, उस व्यक्ति को अटैक नहीं कर पाएगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जो बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे वृद्ध हैं, वो प्रतिदिन सुबह शाम योग करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और अच्छा पौष्टिक आहार खाएं, अच्छा भोजन खाएं, ताजा भोजन खाएं। मेरे ख्याल में जिस तरह से आपने बताया कि इम्यूनिटी शरीर के लिए, और उसी तरह से जो आर्थिक पैकेज है वो भी एक बूस्टअप दे रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को। तो आज आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खूबसूरत तरीके से हमें इसके बारे में चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपसे यही गुजारिश कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान अवश्य करें। नमस्कार।